डियर स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कैलकुलस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएशन क्या होता है। व्हाट इज डिफरेंशिएशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस का। इंटीग्रेशन में काम आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में काम आएगा। इंटीग्रल्स का अपोजिट डिफरेंशिएशन होता है, तो पहले आपको डिफरेंशिएशन मीन्स द बेसिक थिंग समझिए। कैलकुलस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है बेसिकली, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन अगर आपको प्रॉपरली समझ में आता है, डिफरेंशिएशन बेसिकली बेस्ड है लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे। लेकिन जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन की ही कॉन्सेप्ट्स लगाते हैं, उसमें इससे पीछे की लिमिट, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी के कॉन्सेप्ट्स को हम एक साइड रख देते हैं। रेयर किसी प्रॉब्लम में ही उनको यूज करेंगे। तो अब हम समझेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन वर्ड बना है डिफरेंस से। अब ये डिफरेंस किसका लेंगे हम, उसके लिए आपको दो वैल्यूज लेनी पड़ेगी, मीन्स दो टाइप ऑफ क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट एंड सेकंड वन इज डिपेंडेंट। सो फर्स्ट इज x which is independent, means its value is independent of any other change, it is not affected by any other value. But y is dependent on x, therefore y varies as x varies. जैसे ही x वेरी करेगी, x चेंज होगी, उसी तरह से उसी रेशो में या अकॉर्डिंग टू द सेम रूल, जिस रूल के अकॉर्डिंगली y एंड x रिलेटेड है, जिसको हम y इक्वल्स टू fx लिखते हैं, तो f यहाँ पर रूल हुआ, तो y चेंज होगा, x के चेंज होने से y में चेंज आएगा। अब ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस हम इसी चेंज को बोल रहे हैं, मीन्स x की कुछ ना कुछ स्टार्टिंग वैल्यू होगी, जिसको हम इनिशियल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू कहेंगे। तो ओरिजिनल वैल्यू से कुछ चेंज हो जाएगी वैल्यू, y की वैल्यू भी अकॉर्डिंगली चेंज होगी। पहले x की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू थी। ये आप प्रॉपरली अच्छे से समझते हैं, पॉलिनोमियल्स में आपने को किया है इसको, और 11th क्लास में भी आपने इसको समझा है। बेसिकली ये टॉपिक स्टार्ट होता है 11th क्लास के लास्ट वाले चैप्टर से, लास्ट सेक्शंस में एंड लास्ट मंथ्स में पढ़ेंगे आप इसको। और पढ़ना भी तभी चाहिए जब आप अच्छे से अलजेब्रा एंड अदर कॉन्सेप्ट्स को समझ जाएं। उसके बाद आपको समझना चाहिए कि लिमिट क्या होती है। लिमिट को अगर आपको ओपन करना आता है तो आप डिफरेंशिएशन का एक पार्ट कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन नॉर्मली 12th क्लास में नहीं पूछा जाता है। आफ्टर दैट एमसीक्यूज में भी इसकी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती है। उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो जब भी आप यहाँ पर डिफरेंशिएशन करोगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल से ना करके डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करोगे, लेकिन उसको अप्लाई करने से पहले आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है एक रेशो को निकालने का। इस रेशो को डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं। तो अगर y और x दो वैल्यूज हैं, दो क्वांटिटीज हैं, y रिलेटेड टू x by f, then we say the ratio which we calculate under differentiation, it is called differential coefficient and represented by dy upon dx. Directly I am writing this ratio or this notation. This is a notation, this is a symbol, operator कह सकते हैं। फर्दर हायर क्लासेस में मीन्स ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग क्लासेस में हम इसको ऑपरेटर बोल सकते हैं। तो व्हाट इज ऑपरेटर, ये हम बाद में समझेंगे, पहले हम बेसिक चीज समझते हैं। बेसिक मीनिंग है dy upon dx, चेंज इन वैल्यू ऑफ x, चेंज इन वैल्यू ऑफ y अपॉन चेंज इन वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है इंडिकेट करता है कि dy अपॉन dx एक रेशियो है किसका, कि y में कितना चेंज हुआ, कब चेंज हुआ, वो जब हमने x में चेंज किया। तो चेंज इन वैल्यू ऑफ x। अब सपोज आपके पास x की ओरिजिनल वैल्यू है और वो वैल्यू चेंज होके कुछ और बन गई है। सपोज आपके पास पहले x0 थी, अब वो चेंज होके x1 हो गई। सो x1 माइनस x0, ये डिफरेंस आया, न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू। सो x0 के लिए y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी,
y इक्वल्स टू एफ एक्स रूल के अकॉर्डिंग, सो y नोट y1 माइनस y0, सो दिस इज कॉल्ड dy अपॉन dx डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब इसकी कुछ कंडीशन है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट तभी मायने रखेगा, मींस डिफरेंशियल कोफिशिएंट को तभी हम एज्यूम करेंगे जब ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट तब कैलकुलेट होगा जब ये चेंज बहुत ही छोटा होगा। मींस इस चेंज को आप बिल्कुल नेग्लिजिबल समझिए, मींस x के अंदर जो भी चेंज हो रहा है उसको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, पॉइंट में भी नहीं लेना, 0.1 डिजिट में भी लेना है। आप कह सकते हैं इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, मींस अनंत रूप से बहुत ज़्यादा छोटा। तो इसको डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं लिमिट। सो x1 माइनस x0 बेसिकली ये डिफरेंस है, तो y1 माइनस y0 ये भी एक डिफरेंस है, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और ये जो डेल्टा x है इसको हम 0 से 0 की तरफ अप्रोच करेंगे, मीन्स इसको छोटा करते जाएंगे, जितना ज़्यादा ये छोटा होगा उतना ज़्यादा डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपका स्मूथ होगा रियल कंडीशंस में, मीन्स ग्राफिकली जैसे कोई फंक्शन चेंज होगा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है किसी फंक्शन का जिसका आप डायरेक्ट मेथड से नहीं अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मूला से नहीं कर सकते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए फॉर कम्पेटिटिव क्वेश्चंस और टू फाइंड एनी टाइप ऑफ फंक्शन। लेकिन ये बहुत ज़्यादा टिपिकल होगा, तो उसके लिए हमको कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलाज क्रिएट करने पड़ेंगे। चलिए अब इसका मीनिंग ग्राफिकली समझते हैं। सपोज एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स जो इस तरह से वेरी कर रहा है, ये इसका ग्राफ है y इक्वल्स टू एफ एक्स। अब x की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू थी यहाँ पर x को, और ये कुछ टाइम बाद चेंज हुई x1, ओके। x की कुछ वैल्यू चेंज हुई यहाँ से और ये हुई x1। अब xo पर ये y0 एंड x1 पर ये जो वैल्यू है y1, मीन्स दिस कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट को हम y1 और y0 कहेंगे। तो अब y1 माइनस y0 का जो डिफरेंस होगा वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस ओरिजिनल वैल्यू के टॉप से यहाँ से ड्रॉ करने पे हमें मिलेगा। ये जो डिफरेंस हुआ ये हमारा y1 माइनस y0 आएगा, जिसको आप डेल्टा y भी कह सकते हैं, और ये जो डिफरेंस है इसको हम x1 माइनस x0 कहेंगे डेफिनेटली, और इसको डेल्टा x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है x का है और ये जो डिफरेंस है y का है। अब अगर x0 एंड x1 बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज हैं तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक ट्रायंगल बन जाएगा। एक्चुअल में ये कर्व है, स्मूथ कर्व है, लेकिन हम इसको एक स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर सकते हैं उस केस में जब x0 और x1 बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज हैं। और वही सिचुएशन तब अप्लाई होगी जब डेल्टा x टेंडिंग टू 0, मीन्स डेल्टा x जो डिफरेंस है x की वैल्यूज़ का, ओरिजिनल और न्यू वैल्यूज़ का, वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि ये एक रेशो है और डिफरेंशियल कोफिशिएंट इसको हम तब एज्यूम करेंगे, तब कंसिडर करेंगे, एज्यूम नहीं करेंगे, कंसिडर करेंगे जब ये x का चेंज बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो इसको हम ट्रायंगल एज्यूम कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड कंडीशन में समझिए इसका जो ग्राफ है। अभी तो यहाँ पर ये कर्व जैसा दिख रहा था, लेकिन इसको हम तभी अप्लाई करेंगे जब x0 और x1 बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे। तो ये जो इसका और इससे जो रेशो है ये परपेंडिकुलर है, तो आप देख सकते हैं कि ये राइट ट्रायंगल जैसी शेप बन रही है। तो परपेंडिकुलर एंड बेस का जो रेशो होता है वो हमेशा क्या होता है, स्लोप कहलाता है लाइन, और उसको tan थीटा भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि जब y ऑन x रिलेट करता है स्लोप से, लाइन के स्लोप से, या फिर y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज कॉल्ड
स्लोप। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, x1 माइनस एक्स नॉट एंड y1 माइनस वाई नॉट, इनका जो रेशियो है वो यहाँ पर dy अपॉन dx यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में हम ये चीज़ समझेंगे कि dy अपॉन dx एक कर्व की टेंजेंट के स्लोप से किस तरह से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर मीन्स इस वाले रीजन में ये जो रेशियो है ये स्लोप को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी टेन थीटा को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग m बोल रहे हैं, और यहाँ पर ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं आपको x नोट से पीछे अगर वेरिएशन हो, ये अभी x नोट में इंक्रीज हुआ तब वेरिएशन शो किया, तो अगर x1 डैश यहाँ पे कोई चेंज वैल्यू है x की, तो उसके लिए y1 डैश यहाँ पर ये चेंज वैल्यू होगी, ये ऑर्डिनेट और ये x कोऑर्डिनेट। तो x1 डैश एंड xo का जो डिफरेंस होगा वो ये होगा, और y1 डैश एंड yo का जो डिफरेंस होगा वो ये कहलाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं सिमिलर जैसे लग रहे हैं, लेकिन अगर कर्वेचर कहीं पे चेंज हो रही है तो इन ट्राइंगल्स का शेप चेंज हो जाएगा, मींस टेन थीटा को अफेक्ट करेगा, यानी कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के रेशियो को अफेक्ट करेगा। इसका मतलब हुआ कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू के आसपास मींस एक्स की गिवन वैल्यू के लिए किसी रीजन में कोई भी कर्व का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा वो यूनिक होगा, या कह सकते हैं कि दो वैल्यूज भी हो सकती हैं। यूनिक कहने का मतलब है कि उससे अगर आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कर्व के कर्वेचर की वजह से ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट चेंज हो जाए। तो अब ये समझते हैं कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के और कौन कौन सी फॉर्म होती है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को और किस किस फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अगर मैं नई वैल्यू को मीन्स y2 माइनस y1 माइनस y0 इक्वल्स टू डेल्टा y, then y1 equals to y0 plus delta y, and similarly x1 equals to xo plus delta x. y0 and xo these are initial values. तो इनिशियल वैल्यू को अगर हम x और y ले लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, तो x y प्लस डेल्टा y और x प्लस डेल्टा x मीन्स अगर फंक्शन की वैल्यू कहीं x है जो कि जनरली होती है तो हम एक वैल्यू मान लेते हैं x, तो x से x प्लस डेल्टा x चेंज हुई, y से y प्लस डेल्टा y चेंज हुई। तो y1 मीनिंग f एट xo प्लस डेल्टा x मीन्स y1 की जो वैल्यू है फंक्शन के अकॉर्डिंग, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग y1 कब कैलकुलेट कर रहे हैं x1 के, I should write so डेल्टा y, डेल्टा y को हम f1 x1 माइनस f1 xo and delta x x1 minus xo। f xo plus delta x minus f xo अपॉन इसको हम डेल्टा x लिखते हैं, अगेन डेल्टा x टेंडिंग टू 0। नाउ अब अगर हम डेल्टा x जो कि बहुत छोटा सा चीज है, बहुत ही ज़्यादा इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है, तो उसको हम किसी क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल स्मॉल h, और xo को जो कि इनिशियल वैल्यू है उसको x से रिप्रेजेंट करते हैं एक जनरल केस में बनाने के लिए। x नोट तो एक पर्टिकुलर वैल्यू कोई नंबर हो गया, फिक्स वैल्यू होगी, लेकिन जनरल फॉर्मूला निकालने के लिए हम इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हो जाएगा h। तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू
limit h tending to 0 f x plus h minus fx upon h. तो स्टूडेंट्स आपने समझा कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है डिफरेंशियल कोफिशिएंट को फाइंड आउट करने का बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय डायरेक्ट मेथड। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल में हमें एक लिमिट के फॉर्म में फॉर्मूला मिलेगा, तो इसको इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स एंड लिमिट अप्लाई डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। अब किसी फंक्शन में अगर उस फॉर्मूला को डायरेक्टली अप्लाई करना है, मींस किसी स्टैंडर्ड फंक्शन, फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पावर फंक्शन मींस एक्स रेज टू पावर n है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू पावर x है, लोगरिथमिक log x है, अगर उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपको फाइंड आउट करना है x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, तो उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो ये 11th क्लास का टॉपिक है। 12th क्लास के टॉपिक्स डिफरेंशिएशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले इसको समझना चाहिए, जिससे कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का बेसिक मीनिंग समझ में आए। अदरवाइज आप डायरेक्ट मेथड सीख सकते हैं, जिसको आगे क्वेश्चंस नहीं करने हैं वो डायरेक्ट मेथड्स को ही समझ सकते हैं। चलिए अब डायरेक्ट मेथड समझते हैं। एक मेथड कंप्लीट हो गया डिफरेंशिएशन का। तो डायरेक्ट मेथड के लिए सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल का एक एग्जांपल समझा देता हूं। इफ यू हैव y इक्वल टू sin x, अगर आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x और कोई भी हो सकता है, तो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट, जैसे कि मैंने अभी बताया है आपको कि किसी स्टैंडर्ड फंक्शन के लिए हम जो लास्ट का फॉर्मूला है f(x + h - f(x) अपॉन h लिमिट अप्लाइड को यूज करेंगे हमेशा स्टैंडर्ड फंक्शंस के लिए। और स्टैंडर्ड फंक्शन डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में फिक्स हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कोई भी फंक्शन उठा लिया, पॉलिनोमियल उठा लिया, रेशनल एक्सप्रेशन उठा लिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स का, इस तरह से नहीं होगा। अगर कैलकुलस में फंक्शंस हैं, अगर कोई फंक्शन का जिक्र होता है वहाँ पर कंसिडर करते हैं किसी फंक्शन को, तो वो हमेशा स्टैंडर्ड होगा। f(x + h - f(x) अपॉन h टेंडिंग टू 0 माइनस नाउ sin x + h - sin x, ये फॉर्म है sin c - sin d। तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, sin x + h sin c - d और अपॉन 2 into cos c plus d and whole upon h tending to 0 2 sin, here we get h/2, here 2x x + x and h will be shifted upon sin h/2 to make it a limit form. What do I mean by the limit form? Limit form कहने का मेरा क्या मीनिंग है कि sin थीटा अपॉन थीटा जैसी स्ट्रक्चर बनने वाली है, लेकिन कंप्लीट नहीं है, h/2, so here it should be h/2, so let us divide h by 2 and to compensate, to balance, multiply by 2 here. So 2 in denominator, numerator will be cancelled. Sin h/2, h/2, the limit will be distributed. Limit, this is only one limit, but there are two functions in product.
So apply this limit on this function and on this function. So limit h tending to 0 sin h by 2 upon h by 2 into limit on second function h tending to 0 cos. So now this function, this form will be equals to 1 by limit theta tending to 0 sin theta upon theta. Now you can say here we don't have theta, it is h, and here we have h by 2. So if h tending to 0, h by 2 will also be tending to 0. So this is 1 and cos 2x plus 0 upon 2 means cos x. So we have differential coefficient of sin x equals to cos x. We can say dy upon dx, or we can say dy dx of sin x equals to cos x. So